हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल है। मतलब इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, मतलब खास तो है लेकिन कुछ कठिन नहीं है कि जिसमें तुम्हें परेशान होना पड़े, कुछ समझने में दिक्कत हो। बहुत आसान आसान है। और पहली बात है कि आखिरकार रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सटेंशन, कंप्रेशन, बहुत आसान सा है। देखो, तो हुक्स ने एक लॉ दिया। हुक्स ने कहा, मतलब देखो वो क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा क्या कर रहे होंगे, जैसे मान लो लॉ दिया, दूसरा वाला ही बताऊंगा, चिंता नहीं करो। लेकिन ओरिजिनली क्या दिया था वो मॉडिफाइड करके, जो तुम ज़्यादातर बुक में पढ़ते रहते हो, कि उन्होंने कहा एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। कुछ नहीं, फ्री फंड के बैठे होंगे ऐसे। एक इन वायर लिया होगा मेटल का, क्या क्या लिया होगा, वायर लिया होगा मेटल का, और इन इस पे लोड डाला होगा। जैसे मान लो इनिशियली कुछ ऐसा था वायर, और इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर हमने मान ली है। मान ली है 10 सेंटीमीटर है। इसमें मान लो इनने 5 kg इसमें क्या किया है, इनने अपलोड मतलब डाला। ए है ओ, ए है ए, ओ ए। जब इनने 5 kg डाला, जब इनने फिर इसको नापा तो इसकी लेंथ इनने देखी, कितनी देखी है, 11 सेंटीमीटर। इन्नी कह रहे वाह, उन्हीं कह रहे गजब हो गया है। उन्हीं अच्छी कोई बात नहीं। उन्होंने फिर लिया है और उन्होंने यहाँ टांग दिया कितने का, 15 kg का। कितने टांग दिया, 15 kg का। ऐसे हम रैंडम डाटा ले रहे हैं। अब इसकी जो लेंथ हो गई है वो हो गई है 12 सेंटीमीटर। उन्होंने फिर लिया और फिर इसमें उन्होंने लोड फिर अप्लाइड करते गए, 50 kg कर दिया है। तो मान लो अब इसकी हो गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है। क्या ऑब्जर्व करी है उन्होंने, कि जैसे जैसे हम लोग ये लोड मतलब वेट, वेट मतलब फोर्स। देखो ये लोड ही तो है, लोड मतलब वेट बोलो या वेट मतलब फोर्स बोलो। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम लोड की अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक्सटेंशन मतलब खिंचाव बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, खिंचाव बढ़ता जा रहा है। इन्होंने लगभग ये लॉ दिया था 1679 में। क्या था, 1679 में ने लॉ दिया। इतना ही सा लॉ था। अब देखो जो हम लोग मॉडिफाइड पढ़ते हैं, अब कौन आए, थॉमस आए, थॉमस यंग। थॉमस यंग इन्होंने इसी लॉ को और जीरो मतलब इसी लॉ को और मॉडिफाइड किया। जो लॉ दिया था, देखो पहली बात है बेटा कि मेरा जो मानना है बिल्कुल सच है। मानना क्या है, रियल चीज़ है कि जो नेचर में है उससे देख के किताबें बनाई गई हैं, किताबों को देख के नेचर नहीं बनाया गया है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई वो बात अलग है कि तुम लोग ये चीज़ 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, कोई 12th में पढ़ेगा, कोई 12th के पास आउट पढ़ेगा, कोई 10th से पहले पढ़ेगा, कुछ ना कुछ कोई पढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि बेटा अगर जैसे थोड़ी बेसिक बेसिक समझ है ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं 8 साल के बच्चे को भी टॉपिक समझा सकता हूँ। वो बात अलग है कि वो डेरिवेशन इतना नहीं समझ मतलब कर पाएगा, लेकिन वो बात समझ जाएगा कि आखिरकार किस से क्या, कौन से काम करने से क्या होता है। यहाँ तक 8 क्या 6-7 साल के बच्चे को भी आराम से समझाया जा सकता है कि आखिरकार क्या है। कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी अलग हो सकती, उनको दिक्कत आए, लेकिन समझने में सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो यकीन मानो अगर तुम्हें किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में 11th में आके परेशानी आ रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें वो टॉपिक आता ही नहीं है। सोचो 11th मतलब जानते हो, 11th में 15-16 साल, और मैं यहाँ 5-6 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। 5-6 साल के बच्चे को समझा सकता हूँ मैं। अगर आपको इतनी एज में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक अच्छे से आता नहीं, आपने ढंग से समझा ही नहीं है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दो। अब 1807 में थॉमस यंग आए, उनने इसी लॉ को क्या कह दिया, इसी को, ये हुक्स लॉ है। हुक ने, कोई नाम होगा हुक्स, एक इंग्लिश फिजिस्ट थे, मतलब इंग्लिश जो फिजिक्स के कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो उनने दिया था। तो इन पे इनके नाम पे इन पे रखा गया था। देखो तो हमने क्या दिया कि इसी को हमने मॉडिफाइड किया और लिखा। ये वाला तुम लोग क्या पढ़ते होगे, लॉ पढ़ते होगे, इसी को बोलते हैं, मतलब इसी को भी हुक्स लॉ ही बोलते हैं, क्योंकि आखिरकार
उत्पत्ति जो दी गई है वो तो हुक्स ने ही दी, तो इसी पे हमने मतलब बात करते इसी चीज़ को बोलते हैं विथ इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट समझा चुका हूँ। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिसके बाद अगर उस चीज़ पे फोर्स अप्लाइड किया जाए तो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देता है, मतलब उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब बच्चे स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमेशा परेशान रहते हैं, कि इसलिए परेशान होते रहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। नहीं, ये तो समझ में आता है कि क्या होता है क्या नहीं, बस कन्फ्यूजन इसलिए रहती है कि कभी स्ट्रेस के लिए बोलते हैं तो स्ट्रेन लिख के आते हैं, स्ट्रेन के लिए बोल के आते हैं तो स्ट्रेस लिख के आते हैं। देखो मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ। आखिरकार स्ट्रेस को मैंने कैसे याद किया था कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। मैंने डिफरेंस ही बताया था, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस वाली जो वीडियो है अगर नहीं मिल रही तो कुछ नहीं, ये सिंपल स्ट्रेस बाय के.पी. सिंह इतना सर्च करोगे वो तुम्हें वीडियो ईजिली मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक हो बाय के.पी. सिंह डाल देना, आखिरी में तुम्हें मिल जाएगी, मतलब मेरा नाम डाल दोगे ना तो वो वीडियो तुम्हें आराम से मिल जाएगी। देखो इसको मैंने याद ऐसे किया था कि RES और RES मैंने इतना समझ लिया था कि जो यहाँ है वही टर्म यहाँ भी है, तो थोड़ा बहुत देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने समझ लिया कि जो स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। अगर देखो इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएशन। हम कैसे भी कोई चीज़ याद करें बस उसे याद हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद दिमाग अपने आप उसका लॉजिक भी याद कर लेता है, बाकी सब चीज़ें भी याद कर लेता है। ऐसे मैंने तमाम कई किताबें पढ़ी हैं जिसमें मैंने मेमोरी से रिलेटेड, देखो हम लोग ज़िंदगी भर हमेशा पढ़ते रहते हैं कि आखिरकार इंग्लिश पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता इतने सालों में कि आखिरकार पढ़ाई कैसे करी जाती। इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करी कैसे जाती है। तो जैसे बात तो वही हुई कि जैसे मान लो कि तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, साइकिल या बाइक, तुम्हें बाइक के बारे में सब कुछ चीज़ें बताई जा रही हो, सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा होगा कि चलाई कैसे जाती, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आखिरकार ये रहा क्या, मैथमेटिकली। इसी को अगर इसी चीज़ अगर लिखो तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख लेते हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब किसी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के बराबर। स्ट्रेन भी मैंने समझाया काफ़ी डिटेल में, स्ट्रेस सबको समझाया है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, क्या हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम यहाँ कांस्टेंट ही लिख लेते हैं, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। देखो इसी लॉ को हम क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिकली। क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा है कि हमने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका कहने का मतलब है कि किसी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इतनी बात बेसिक तो समझ में आ गई होगी ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार देखो हमने कहा जब भी तुम कोई चीज़ हटाते हो कांस्टेंट प्रोपोर्शनली हटाते तो कांस्टेंट आता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसी कांस्टेंट का जो नाम है यहाँ क्या रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। घबराओ नहीं, सारे बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडुलस होते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो इसमें ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें एक कंडीशन है कि विथ इन द इलास्टिक लिमिट। ये लॉ तब तक ही वैलिड है इलास्टिक लिमिट के अंदर तक। अगर इलास्टिक लिमिट अगर किसी वायर ने अगर ऑब्जेक्ट ने क्रॉस कर दी, अगर उसके बाहर निकल गया तो लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हमने इतना सा देख लिया है, क्योंकि इसको मैं ग्राफ की हेल्प से तुम्हें समझाऊंगा। देखो
तो हम लोग वैसे देखो, अभी हम बताते हैं कांस्टेंट के बारे में। पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बन रहा है वो किस में बन रहा है? एक्सटेंशन में अपॉन लोड अप्लाइड में। देखो इसका मतलब है कि जब देखो, तो इसका हमने क्या देखा है कि जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो, क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो। जैसे अगर तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा B=IR, तो B=IR का जो ग्राफ बनता है वो वैसे ऑरिजिन से पास होता है। इसका मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले होते हैं वो ऑरिजिन से पास होते हैं। इनका कहने का मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन में और लोड अप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर तुम लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे, क्या कर दो, लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या होता जाएगा? लोड एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा, इसलिए ये बनता है। अब हम लोग आगे देखते हैं आखिरकार किसके ऊपर बात करने। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन मतलब समझना है, वो कांस्टेंट के बारे में समझना है। क्या समझना है? कांस्टेंट के बारे में। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो स्ट्रेस है वो वेक्टर नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी नहीं। इतनी सी बात थोड़ी याद रखना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आखिरकार स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। इतनी सी बात देख ली हमने। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार इस कांस्टेंट को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि ई इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तुम्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देखो हमने क्या बताया था कि आखिरकार स्ट्रेन कई टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं स्ट्रेन। जैसे हमने बताया था, एक बताया था लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा था कि किसी चीज़ की लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, ये लेंथ के ऊपर है। फिर हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में हम क्या देख रहे थे? किसी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देख रहे थे। किसकी वजह से? जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, जब अप्लाइड फोर्स करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी अगर देखो ऐसे में लगा तो लेंथ चेंज होगी, अगर ऐसे पूरे में लगाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। और अगर किसी बॉडी के पैरेलल अगर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो तुम्हें एक शियर स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो इतना सा हो जाएगा। अगर तुम क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर देखने को मिलता है, क्या मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्ट्रेस कौन सा देखने को मिलेगा? मैं कहूँगा टेंसाइल या कंप्रेशनल। अगर तुम वॉल्यूमेट्रिक देखते हो तो तुम्हें मिलेगा हाइड्रो स्टैटिक। अगर शियर देखते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा शियर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। देख समझ गया कि नहीं? ऐसे ही जैसे इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा और इसकी वजह से ये होगा। इसका मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू ई कांस्टेंट इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो मेरा कहने का मतलब है कि इससे हम 3 लॉ बना ले रहे हैं। और यहाँ हम बोल देते हैं हाइड्रो स्टैटिक स्ट्रेस इक्वल टू E1 E2 और ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं शियरिंग स्ट्रेस
इक्वल टू E3 और शियर स्ट्रेन। मैं समझाऊंगा, बिल्कुल सब समझाऊंगा कि अगर इससे रिलेशन क्या है, क्योंकि तुम्हें सब याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि E1 का नाम और कुछ होगा, E2 का नाम और कुछ होगा और E3 का नाम और कुछ होगा, बस वही समझना है। देखो, अगर लेंथ के ऊपर बात हो रही है कि लेंथ के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में बात हो रही है, तो इसी जो हम मॉडुलस इलेक्ट्रिसिटी या जो ई बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, अगर लेंथ के बारे में बात करते हैं वहाँ बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक के ऊपर बात करें, किसी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलने लगते हैं? बल्क मॉडुलस। क्या बोलने लगते हैं? बल्क मॉडुलस। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम किसी के शियरिंग स्ट्रेन के ऊपर बात करते हैं तो हम क्या बोलने लगते हैं? हम बोलने लगते हैं शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस देखने को मिलेगा कहीं, यहाँ पे तो हमें देखने को मॉडुलस या कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एक घुमा फिरा के बात क्या कह सकते हैं कि जो इलास्टिक जो क्या है मॉडुलस इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो 3 टाइप के हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मॉडुलस इलेक्ट्रिसिटी हो गए हैं, वो हो गए हैं 3 टाइप के। कौन से? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियरिंग मॉडुलस। अब जो मेन बात ये है कि आखिरकार इसका हमें क्या निकालना है? हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन और यूनिट। क्या निकालना? डायमेंशन और यूनिट। देखो, पहली बात बता दूं, जो स्ट्रेन होता है, नो यूनिट और नो डायमेंशन। क्यों ऐसा कंडीशन आ रहा है? क्योंकि एक प्रकार का एक रेशियो है। क्या है? एक प्रकार का रेशियो है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन है? वही है इस मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। और जो यूनिट स्ट्रेस की है वही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। मतलब जो यूनिट स्ट्रेस की वही इन सब की भी हो गई है। तो आखिरकार हम देखेंगे, आखिरकार ये ई की यूनिट क्या डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट लिखते हैं सबसे पहले, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा ml-1 t-2। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आई होगी। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो हमने सिर्फ ब्रीफ छोटा छोटा देखा है, अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलो मैं यहीं तुम्हें सारा चीज़ दिमाग से क्लियर कर दूँ। देखो, हमने क्या पढ़ लिया है? E इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मान लो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? यंग मॉडुलस की। किसकी बात कर रहे हैं? यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग मॉडुलस का जैसे ही नाम सुनाई दे तो वैसे ही तुम्हें समझ लेना चाहिए आखिरकार यहाँ किसकी बात हो रही है? लेंथ की। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो फॉर्मूला होगा F अपॉन ए, इसे खोपड़ी पर खड़ा कर दो, L अपॉन डेल एल। तो ये रहा तुम्हारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। अगर जैसे वायर होता है तो वायर किसके फॉर्म में होता है? सिलेंडर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है? सिलेंडर के फॉर्म में। तो एक कोल्ड क्या हो जाएगा? πr²। अब दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि यार हम इस चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ है इंजीनियरिंग में, इतना ज़्यादा यूज़ है कि इसकी हद नहीं है। बॉडी में कंप्रेशन एक्सपेंशन होता रहता है, ब्रिज में होता रहता है, क्या बहुत यहाँ एक सेंटीमीटर बहुत मैटर करता है। इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे मान लो हमने यंग मॉडुलस के बारे में बात कर ली है,
अगर तुमसे कोई ये पहला स्टेप हुआ, अगर किसी ने तुमसे बात करी कि बताओ बल्क मॉडुलस, जैसे ही बल्क मॉडुलस का नाम आना चाहिए कान में, तो तुम्हें एक ही समझ लेना चाहिए कि यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ हो रही है वॉल्यूम की। बी फॉर वॉल्यूम, बी फॉर बल्क। तो जैसे ही आए तो क्या आना चाहिए कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल बी अपॉन बी। तो एफ अपॉन ए, बी अपॉन डेल बी। कन्फर्म? कोई दिक्कत? कोई देखो, चाहे तुम कोई भी मॉडुलस पढ़ना, सबकी यूनिट और सबका डायमेंशन वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ना कोई भी उसका डायमेंशन होता है। इसलिए तुम कहीं भी देखोगे ना इसका, तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगा, वो एक ही होता पूरा। सब जगह डायमेंशन सेम मिलेगा, सब जगह सब कुछ सेम मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ तुमने कभी कभार यहाँ नेगेटिव साइन देखने को मिला होगा। नेगेटिव साइन ऐसे देखने को मिला होता है कि जो बल्क मॉडुलस में जनरली वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है डिक्रीज़। तो वॉल्यूम डेल बी की हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो स्मॉलर देन होता है इनिशियल वॉल्यूम के बराबर, इनिशियल वॉल्यूम से। हम सब जानते हैं कि डेल बी इक्वल टू होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जैसे अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो 8 है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम 7 होगा। तो 7 - 8 -1 आता है। इसलिए यहाँ तुमने कई बार देखा होगा कहीं कहीं फॉर्मूले में कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस एफ अपॉन ए इंटू बी डेल बी। इसलिए तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलती है। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं, और भी सिंपल अपन और भी सिंपल करते जाते हैं। देखो, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो माइनस पी बी डेल बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, कोई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बल्क मॉडुलस पढ़ाएंगे तो वो कंप्रेसिबिलिटी सब पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो। इसकी इतना ज़्यादा घबराया नहीं करो, कोई टॉपिक मिस हो जाएगा, कोई चीज़ छूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, यहाँ तो बस ब्रीफ दे रहा हूँ। अब देखो, अगर जहाँ भी कहाँ क्या बात होने लगे, शियरिंग स्ट्रेस के बारे में, किसके बारे में? शियरिंग स्ट्रेस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियरिंग मॉडुलस के बारे में। शियरिंग मॉडुलस के बारे में जैसे है तो वैसे ही आने लगे कि ये शियर मतलब कुछ ऐसी बॉडी ऐसे हो रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए? वो तो बिल्कुल एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा तो फोर्स अपॉन एरिया ही होने वाला है। फोर्स अपॉन एरिया जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ होता है थीटा। जो थीटा होता है वो अगर बहुत स्मॉल होता है तो किसके बराबर हो जाता है? टेन थीटा के बराबर। और जो टेन थीटा होता है वो डेल, देखो आखिरकार जो इतना जो चेंजेस आता है ना, इसे बोलते हैं डेल एल। और आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एल। तो एल, देखो यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो डेल एल है वो लेंथ में चेंज नहीं है, वो है कि आखिरकार ये अपनी पोजीशन से ये वाला जो कोना था यहाँ खिसका ना, तो कितनी दूर खिसका उस पर देखना है। और ये जो है वो एल है, तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हमने क्या देखा है कि एफ अपॉन ए डेल एल अपॉन एल। तो हमने क्या देखा है? एफ अपॉन ए एल डेल एल। इतना सा सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे जनरली ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम लोग बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, तुम्हें एक ये फ़र्क देखना है कि ये वाला शियर मॉडुलस और ये यंग मॉडुलस दोनों अलग अलग हैं। क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ से जो शिफ्ट होती है वो जनरली डेल एक्स मिलती है ज़्यादातर बुक में, लेकिन मैं इसे लेता हूँ एक्स।
और इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ क्या, h, इसको मानता हूँ मैं h। तो मैं याद रखता हूँ कि f अपॉन e h अपॉन x। x क्या है आखिरकार, कितने से ये शिफ्ट हुआ है, और जो h है वो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। बस इतना सिंपल सा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो हम लोग डिटेल में सारे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, सब मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सिर्फ इतना था कि अगर तुम्हें हुक्स लॉ समझ में आ जाना चाहिए। ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, वो ग्राफ बनता है बिल्कुल ऐसे ओरिजिन से पास होके। इतना तो तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए। और हाँ कि इक्वल टू क्या आ रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस ये ज़रा फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ये समझ लो कि इस पूरे चैप्टर की एक ही जान है, वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पे ही पूरा चैप्टर है, क्योंकि यहीं से मॉडुलस के बारे में बात हुई, यहीं से सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अगर मन कर रहा है तो एक आध क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। क्वेश्चन तो अपन करेंगे एक आध, तब तक ही तभी कुछ ना कुछ मज़ा आएगा। एक सिंपल सा अपन क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। यंग मॉडुलस पे बात कर लेते हैं। हाँ देखो, एक चीज़ मैं बता दें, तुम लोग घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी मॉडुलस हैं ना, इनकी वैल्यू रटने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये नहीं याद करना है कि आयरन का यंग मॉडुलस कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है, गोल्ड का कितना होता है, इसका क्या होता है, उसको क्या होता है, अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं याद नहीं करना है। हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। सारी वैल्यू तुम्हें गिवन रहेंगी। और देखो सुनो, वैसे कई फैक्टर होते हैं किसी का डायमेंशन चेंज करने में। क्या होता है, कई फैक्टर होते हैं किसी का डायमेंशन चेंज करने, जैसे मतलब किसी की लेंथ चेंज करने में, एरिया चेंज करने में, वॉल्यूम चेंज करने में कई फैक्टर होते हैं। लेकिन हम यहाँ कौन सा पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब है कि यहाँ जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं कि किसी की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में किसकी वजह से चेंज देखने को मिल रहा है, वो देख रहे हैं उसके फोर्स अप्लाइड करने से। लेकिन जब हम किसी की बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, उसकी वजह से जो डायमेंशन में चेंज आता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार बता दूं कि टेम्परेचर की वजह से भी डायमेंशन चेंज होता है, वो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो हम मेन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फोर्स के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। मैं ये कहता हूँ कि बेटा क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊँगा। अभी तक तुम खुद ट्राई करना कि कितना क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन समझ में आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम सारी मॉडल्स की अलग अलग कराएंगे ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।